आप भारी सामान या कोई भी चीज को उठाते हैं तो आप उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं शरीर को और आपका शरीर कंपन करने लगता है। अब उन चीजों को क्या करना है, आपको समान मात्रा में आपको पानी लेना है, समान मात्रा में दूध लेना है और 2 चम्मच आप अपना हर्बल पाउडर जिसमें गिलोय, अश्वगंधा, ब्राह्मी, इस तरह के मेथी द्रव्य हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सुखाई व्यापक के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको भी चलने में दिक्कत आ रही है, आवाज़ में परिवर्तन आ गया है या फिर आपको बैलेंस नहीं बन पा, तो ये सभी लक्षण हो सकते हैं स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया। आज का वीडियो स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया के बारे में ही है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो दुष्प्रभाव हैं वो हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद से हम किस तरह से आपको इसमें लाभ दिला सकते हैं और आपको दैनिक नित्यचर्या में क्या परिवर्तन करना चाहिए कि ये बीमारी आगे ना बढ़े। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया। 3 शब्दों से मिलकर बना ये एक डिजीज का नाम है। स्पाइनो मतलब स्पाइन, सेरेबेलर मतलब सेरेब्रम का लास्ट पार्ट ब्रेन का, जिसे हम हिंड ब्रेन भी कहते हैं, और एटेक्सिया मतलब चलने में लड़खड़ाहट। इन 3 शब्दों में ही बीमारी की जो मूल स्वरूप है, मूल संरचना है, उसके साथ साथ बीमारी का प्रभाव किन किन चीजों पर होगा तो उसका भी जिक्र हो जाता है। बेसिकली हमारे शरीर में जितनी भी गति होती है, गति का जो कंट्रोल है, उस गति का मतलब ये है कि मांसपेशियों में जो भी कंट्रोल है, हमें नियंत्रण जो चाहिए, वो ब्रेन के पिछले हिस्से सेरेबेलम से होता है और सेरेबेलम से जो कंट्रोल होता है, उस कंट्रोल को इस बीमारी में हम नहीं रख पाते हैं और वो कंट्रोल धीरे धीरे जाता रहता है। दोस्तों, कंट्रोल क्यों जाता रहता है और उस कंट्रोल में क्या क्या चीजें हैं अलग? तो सबसे पहले चीज है, उस कंट्रोल में मांसपेशियों के ऊपर जो भी हमारा नियंत्रण होता है ब्रेन। मान लीजिए हम चल रहे हैं, चलते चलते हमें लड़खड़ाहट होने लगेगी क्योंकि ब्रेन जो कमांड दे रहा है वो कमांड पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। इसी तरह अगर आप बोल रहे हैं तो भी मांसपेशियां, गले की मांसपेशियां, स्वर यंत्र, आपकी सभी चीजें एक साथ चल रही, तो वहां पर भी प्रभाव क्या आएगा, आपके बोलने में व्यवधान आएगा या आपकी आवाज बदलती चली जाएगी। और इसी तरह बाकी भी जहां पर भी गति है, मान लीजिए आँख को देखने के लिए हम लोग पुतलियों को चलाते हैं, अगर मुझे लैपटॉप की तरफ देखना है या कुछ करना है तो वो चीजों में मेरी गति धीरे धीरे स्लो हो जाती है और यही जो इम्पैक्ट है वो लाक्षणिक तौर पर हमें नजर आने लगता है रोगी में। लक्षणों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा लक्षण होता है चलने में लड़खड़ाहट होना, बैलेंस का ना बनना। रोगी चलना चाहता है सीधा, लेकिन लड़खड़ाता हुआ चलता है, पैर एक लेफ्ट में जाएगा, एक राइट में जाएगा, सीधी चाल नहीं हो पाती है और उसके साथ साथ ऊपर का शरीर जो बैलेंस बनाता है, जो नियंत्रण होता है, वो भी खत्म हो जाता है और रोगी को ये डर लगने लगता है कि वो आगे या पीछे की तरफ कहीं भी गिर सकता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा लक्षण है और एटेक्सिया वर्ड इसी को बताता है, इसी का द्योतक है एटेक्सिया वर्ड। अब दूसरी चीज आती है बोलने में स्वर यंत्र में परिवर्तन, मतलब आपकी आवाज उतलाएगी तो एक अलग शब्द हो जाता है, होराज हो जाएगी, मतलब खड़खड़ाहट भरी और शब्दों का उच्चारण सही नहीं होगा। तीसरा लक्षण है, आप भारी सामान या कोई भी चीज को उठाते हैं तो आप उसमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं शरीर को और आपका शरीर कंपन करने लगता है, जिससे कि आपका बैठने उठने से लेके हर चीज में आपकी वो कंडीशन बाधा डालती है। और ये बीमारी होती क्यों है दोस्तों? SCA जो नाम है इसका, स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया, बेसिकली ये जो बीमारी है वो मोटे तौर पर जिसका जो मेन कारण है वो है आपके जीन्स में एक पर्टिकुलर जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन का होना। तो आपको वंशानुगत ये बीमारी होती है, आपको अपने पेरेंट्स से ये बीमारी आपको ट्रांसफर होती है और इसी तरह अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर हो सकती है। ये इसका दुखांत है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जेनेटिक बीमारियों में सबसे अच्छी चीज होती है, आपने भी नोटिस किया होगा कि परिवार के किसी सदस्य को यही समस्या 40 के बाद हुई और किसी को 50 के बाद हुई। ऐसा क्यों? जन्मते ही तो ये समस्या नहीं सामने आती ना। उसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जब हम जीवन जीने की प्रक्रिया में होते हैं, हम आहार विहार जो ले रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्ले करता है वो चीज, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है SCA जैसी बीमारियों पर। SCA में जो सबसे जरूरी है कि आप कितना कंट्रोल करते हैं अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को और सही तरीके से कितना जीवन यापन करते हैं। अगर आप ये 3 चीजें ध्यान रखते हैं तो SCA आपको परेशान नहीं करेगा या कम परेशान करेगा। लक्षण तो उम्र के साथ वो आएंगे ही आएंगे, वो मुझे भी पता है, लेकिन वो लक्षण जो आ रहे हैं उनकी तीव्रता कैसी होगी वो चीज एक बिल्कुल अलग तरीके से होती है। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि हमें ये समझना है हमारे DNA में, हमारे जीन्स में एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो एक पर्टिकुलर तरह के प्रोटीन को बना, और वो प्रोटीन क्या करता है, वो प्रोटीन शरीर में इस तरह के चेंजेस लाता है जिससे सेरेब्रम का डीके होना शुरू हो जाता है और स्पाइन और सेरेब्रम का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन सुचारू ना होके अपनी गति पर, अपने चलने पर, अपने बोलने पर, अपनी नज़र पर
इन सभी चीज़ों पर एक दुष्प्रभाव डालता है। तो बीमारी जेनेटिक्स की वजह से है, अंदर प्रोटीन्स बन रहे हैं, लेकिन आपका आहार विहार उस चीज़ के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। दोस्तों अब बात करते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण क्या है और उपचार क्या है। जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो सभी के मन में आता है कि ये तो वात की वजह से है। दोस्तों वात की वजह से है, लेकिन ये कफ के स्थान में होने वाली व्याधि है, क्योंकि सिरस जो सिर का हिस्सा है या जो ऊर्ध्वजठ मतलब क्लैविकल से ऊपर का हिस्सा है, वो सारे का सारा कहाँ से है, वो कफ से है। और कफ के क्षेत्र में अगर हमारा संतर्पण सही नहीं होता, पोषण सही नहीं होता, तो बोन का जो अपना ब्रेन का टिश्यू है वो डिके होना शुरू हो जाता है। इसमें वही डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, मज्जागत होते हैं। तो इसमें जो सिद्धांत बनता है, शास्त्रीय सिद्धांत है, मज्जागत विकार है मज्जा के क्षय से। और मज्जा के क्षय के जो लक्षण बताए गए, आचार्य वहाँ कहते हैं मज्जा के क्षय में क्या होता है, प्रथम वात रोगिणम, मतलब वो व्यक्ति कंप्लीटली लगातार वो वात का रोगी रहेगा, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी संभावना होगी। लेकिन इलाज किसका करेंगे, प्रथम वात रोगिणम मज्जा क्षय का लक्षण है, हमें इलाज करना है मज्जागत वात का। और अगर हम उसका इलाज करते हैं तो स्वभावतया आपकी बीमारी पर बहुत लोग कंट्रोल पा लेते हैं और आप सुचारू तरीके से अपना जीवन जी पाएंगे और चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। देखिए, जहाँ पर शास्त्र भी कहता है और मैं भी जानता हूँ कि ये कंडीशन असाध्य है, इसका क्योर नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ा क्योर है वो ये है कि आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें, अपने आहार विहार में परिवर्तन करें और बीमारी को आगे ना बढ़ने। जहाँ पर आप क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकते चीज़ों की, क्वालिटी तो इम्प्रूव कर ही सकते। स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया में जो मेन उद्देश्य चिकित्सा का मेरे ध्यान में आता है, और जितने भी लोग रोगी हैं मेरे, जिनको भी लाभ मिला है, उनको लाभ एक ही चीज़ से मिला है दोस्तों, जब उन्होंने शरीर का शोधन ढंग से हुआ, विजातीय तत्व जो टॉक्सिन्स एंड डीप इनसाइड द सेलुलर लेवल, बायोमोलिकुलर लेवल पे उन टॉक्सिन्स को रिमूव किया गया और उन टॉक्सिन्स को रिमूव करके आपके आहार विहार को संतुलित किया गया, उससे बैलेंस बनना शुरू हुआ। लोग अपना काम करने लगे। फोन पर उनकी आवाज़ अपरिचित से लेके परिचित तक कोई भी ये नहीं बता पाता कि इस आवाज़ में कोई दुष्टि है या कंपन है, तो वो खत्म हो गए। तो इतनी अचीवमेंट स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया जैसे के बारे में बहुत बड़ी और बेहद एक अचीवमेंट है आयुर्वेद की। अब आती है बात दोस्तों कि ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में जो आपको तुरंत लाभ दिला सकती। देखिए, मज्जा धातु का पोषण करना है तो मज्जा के अनुसार ही रहेगा। उसमें तिक्त जो रस है उससे साधित क्षीर, मतलब जो कड़वी चीज़ें हैं कुछ, उन चीज़ों से साधित क्षीर मतलब दूध आपको बहुत लाभ दिलाएगा दोस्तों। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मोटे तौर पर अगर आपको कोई भी दवाई लेनी है, आयुर्वेद की कोई भी हर्ब्स आपको लेनी है, अश्वगंधा है या ब्राह्मी है या शंखपुष्पी है या गिलोय है, क्योंकि गिलोय का वर्णन वैद्य रसायन में भी आया है और आप उसको उसी तरह ले सकते हैं। अब उन चीज़ों को क्या करना है, आपको समान मात्रा में आपको पानी लेना है, समान मात्रा में दूध लेना है और 2 चम्मच आप अपना हर्बल पाउडर, जिसमें गिलोय, अश्वगंधा, ब्राह्मी, इस तरह के मेद्य द्रव्य हो सकते हैं, और बाकी आपकी कंडीशन के अनुसार उसमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है, ये भी एक हम लोग तय कर सकते हैं जब आप परामर्श करते हैं और हमें पता लगता है कि बीमारी की गंभीरता की। तो इन चीज़ों में क्या करते हैं दोस्तों, आप इनको दूध के साथ उबालिए, जैसे मैंने पहले कहा 1 कप पानी और 1 कप दूध लेना है, दोनों को इकट्ठे करना है, उसमें पाउडर मिलाइए और उसे तब तक उबालिए जब तक कि पानी कम्प्लीटली इवेपोरेट नहीं करता। इसे कहते हैं क्षीरपाक। क्षीरपाक से क्या होता है, उसका जो दूध का स्नेही है, जो मिल्क फैट्स हैं, उसके साथ औषधियों के गुण अटैच हो जाते हैं और वो आपके ब्रेन को बहुत अच्छे से पोषण दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उस चीज़ के लिए जब तक हम उस पोषण को प्रॉपर नहीं करेंगे तब तक हम उस बीमारी से बाहर नहीं आ सकते। दूसरी चीज़ है इसमें जो सबसे ज़रूरी है, कई बार ये लगता है कि जब हम टर्मिनल स्टेज पे पहुंच रहे हैं, जो बिल्कुल अंत अवस्था में पहुंच रहे हैं ना, वहाँ रोगी ये चाहता है कि सारे प्रयत्न किए जाएं और हर तरह का एफर्ट किया जाए। होना इसके विपरीत चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके परिवार में किसी को स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया है और आप उससे ग्रस्त हो सकते हैं, तो आपको सबसे ज़रूरी जो ध्यान रखने का विषय है वो है कि आप उसे समय रहते अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें, चाहे वो पंचकर्म से शोधन चिकित्सा हो या पोषण की चिकित्सा हो, और या फिर अपने आहार विहार में परिवर्तन करना। अगर हम इन सभी चीज़ों को सही समय से सही तरीके से एग्जीक्यूट कर देते हैं तो हमारी समस्या बढ़ेगी ही नहीं। जबकि पेशेंट उल्टा समझता है बहुत बार कि साहब अभी तो मेरी समस्या बहुत कम है,
तो क्या मुझे पंचकर्म कराना चाहिए? तो इसका जवाब यही बनता है कि हाँ, आपको पंचकर्म कराना चाहिए जब आपकी प्रॉब्लम कम है। क्योंकि देखिए, एक टर्मिनल एंड पे आने के बाद तो कोई भी चिकित्सक आपकी बहुत अच्छे से मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्थितियाँ इतनी विकृत हो जाती हैं, इतनी बिगड़ जाती हैं कि वहाँ पर कोई मदद करना भी चाहे तो हो नहीं पाती है दोस्तों। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब लास्ट बात आती है कि आहार विहार में क्या परिवर्तन आएगा। जैसे मैंने बहुत से रोगियों में करके देखा है, तो चिकनाई के तौर पर आप कुछ भी लेते हैं तो उसमें तिल के तेल सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बेसिकली अगर मैं उसे ये कहूँ कि वात के शमन के लिए, और उसकी जो तिक्तता है वो मज्जा की जो पोषण है उसमें बहुत मदद करती है। तो तिल के तेल का सेवन बहुत लगातार करें स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया के पेशेंट्स। और सेवन किस तरह से, आप सब्जी में उसे कच्चा भी डाल के खा सकते हैं या सब्जी उसमें बनाए तो आपकी मर्जी है। उसे थोड़ी मात्रा में 1 चम्मच आधी चम्मच पिया भी जा सकता है, ताकि आपकी बात का प्रॉपरली शमन हो और आपको जो कष्ट हो रहा है, जो इम्बैलेंस हो रहा है, जो डिजीज प्रोग्रेस हो रही है, उसमें कंट्रोल हो सके। दूसरा इसमें सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, एक विडंबना है कि हर बीमारी के बारे में ये कहा जाता है कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खानी, लेकिन मैं आपको उल्टा कह रहा हूँ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उसका लॉजिक है कि शरीर में जो भी चीज आपके ड्राइनेस बढ़ाएगी वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगी। तो सरसों का साग जो बहुतों का फेवरेट हो सकता है सर्दी के सीजन में, या पालक, ये 2 चीजें ऐसी हैं। और तीसरी और चौथी कह सकता हूँ मैं, मटर और गोभी। ये जो चीजें हैं इनका सेवन ना करें, क्योंकि इनसे वात की वृद्धि होगी और वात की वृद्धि होकर आपकी समस्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ध्यान रखें, इस चीज से बचें कि भाई हमें आहार में इन चीजों को नहीं लेना है। और गेहूं का सेवन एक मेरे लिए बहुत बड़ा विषय है ये, क्योंकि मैंने बहुत से रोगियों में, जैसे मैं तिल के बारे में आश्वस्त हूँ, उतना ही मैं आश्वस्त हूँ कि गेहूं का सेवन बंद करने से भी आपकी बीमारी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, आपका स्वास्थ्य स्थापित होगा। क्योंकि इन्फ्लामेटरी चेंजेस जो ग्लूटेन की वजह से आते हैं, हम उन्हें रोक सकते हैं, और वो जब रुकेंगे तो आपका शरीर अपने आप रिकवरी मोड में जाने लगेगा। तो मोटे तौर पर क्या है, गेहूं का सेवन बंद करें, तिल का तेल का सेवन शुरू करें, पालक, गोभी, मटर ये सब्जियां ना लें, और कोशिश करें कि आप व्यायाम और एक्टिविटी लगातार रखें। घर पे बंद होकर मत बैठें दोस्तों, क्योंकि कई बार मैंने देखा है एटेक्सिया के पेशेंट्स एक शर्म के मारे, एक भय के मारे कि कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा, उस चीज के लिए परेशान हो जाते हैं। परेशान मत होइए, ये छोटी सी समस्या आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर सुखाई आयुर्वेद में इसका इलाज कराना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत से पेशेंट ऐसे कर चुके हैं जहाँ पर उनके जीवन में एक नई उत्साह आया है। पेशेंट जो बहुत छोटी उम्र में थे, जिनका काम रुका हुआ था, शिक्षा में बाधा आई हुई थी, हमने जब उन रोगियों को पंचकर्म से इलाज करना शुरू किया तो वास्तविकता ये है दोस्तों, वो आज अपना स्वयं का काम कर पा रहे हैं, फ़ोन पर बात कर पा रहे हैं, अपना रूटीन का जीवन जी पा रहे हैं। और शायद सुखायु का जो एक नाम का चरितार्थ है वो उन्हीं पेशेंट्स की वजह से है कि आपकी आयु में सुख की वृद्धि हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इम्प्रूव हो। आप हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करें, अपनी रिपोर्ट साझी करें और अपनी समस्याएं लिखकर बताएं। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमें भेजें, हम लोग कोशिश करेंगे कि समय के अनुसार हम आपको उसको सही से तरीके से जवाब दे पाएँ। अगर आप मुझसे डायरेक्ट परामर्श करना चाहते हैं तो भी आप प्लीज़ इन्हीं नंबर्स पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन व्यक्तियों के साथ जरूर शेयर करें जो स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया से परेशान है। शायद उन्हें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, और खान पान में जो मैंने परिवर्तन बताया उससे शायद उनके जीवन में थोड़ी स्थिरता आएगी। तो सभी के लिए सुखायु की कामना करते हुए सुखायु आयुर्वेद से मैं वैद्य प्रदीप शर्मा अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगले वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलूंगा। नमस्कार दोस्तों।